हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में आज हम पॉलिटिक्स संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आप जरूर देखें, आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन भारत सरकार अधिनियम 1958 के संदर्भ में है। इसमें से कौन सा कथन सही पूछा है और कूट भी सही पूछा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप भारत सरकार अधिनियम 1958 के संदर्भ में देखते हैं तो पता चलता है कि जो 1857 की क्रांति हुई उसके बाद इस एक्ट को लाया गया था। इससे पहले भारत का शासन और प्रशासन ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंडर में था, जो निर्देशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड के द्वारा संचालित होता था। इसके बाद जो भारत सरकार एक्ट आया था 1958, इसने एक भारत सचिव पद का नया पद सृजन किया और जो ब्रिटिश के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था वो भारत के प्रशासन की देखरेख करता था। उसको भारत के प्रशासन का पूर्ण अधिकार था। उसके अंडर में एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। वो उसकी सलाहकारी समिति थी। इस हिसाब से वो भारत का प्रशासन देखता था। इसी के साथ भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश राज के सीधे अंडर में आ गया इस एक्ट के तहत। और साथ ही में जो निर्देशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड थे उसी को समाप्त कर दिया था इस एक्ट के तहत। और जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको उपाधि वायसराय की दे दी और कैनिंग पहले वायसराय थे और वो प्रत्यक्ष नियंत्रण में था ब्रिटिश राज के। इस हिसाब से हमारे तीनों कथन सही हो गए और जो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लोकतंत्र के संदर्भ में है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है और साथ में सही कूट पूछा है। तो ये सरकार का वह रूप है जो आर्थिक विकास की गारंटी देता है। ये कह रहा है कि लोकतंत्र में आर्थिक विकास की गारंटी है। तो मित्रों, ये जरूरी नहीं कि लोकतंत्र में आर्थिक विकास संभव है। राजतंत्र में भी आर्थिक विकास संभव है और लोकतंत्र में भी ये जरूरी नहीं कि आर्थिक विकास हुई हो। ऐसे बहुत से लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ आर्थिक विकास संभव नहीं हो पा रहा। इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है ये सामाजिक विविधता को बढ़ावा देने तथा समायोजितता करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, सामाजिक विविधता इसमें बढ़ती है क्योंकि लोकतंत्र में सभी सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। इस हिसाब से सामाजिक विविधता को प्रोत्साहन मिलता है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन दूसरा सही होता है। साथ ही हम तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य अपने नागरिकों की गरिमा एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। दोस्तों, जो लोकतांत्रिक देश है उसमें गैर लोकतांत्रिक देशों की तुलना में नागरिकों की गरिमा बढ़ती है और उसके साथ स्वतंत्रता भी प्रबल होती है। दोस्तों, जो गैर लोकतांत्रिक देश है वह नागरिकों की अभिव्यक्ति को दबाया जाता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को कम किया जाता है। लेकिन जो लोकतांत्रिक देश है उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रबल रूप से प्रोत्साहन दिया जाता है। इस हिसाब से पहला ऑप्शन गलत हो गया और दूसरा तीसरा सही हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। केवल 2 और 3। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन संविधान सभा और जो संविधान सभा में समितियाँ थी उनके अध्यक्षों के संदर्भ में कि कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष थे। तो हमको सही मिलान करना है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है संघीय संविधान समिति। दोस्तों, आपको पता होगा संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर न होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है संचालन समिति। दोस्तों, जो संचालन समिति थी इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू न होकर राजेंद्र प्रसाद थे। इस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। और तीसरा है संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही पूछा है, सही सुमेलित। तो दोस्तों, एक भी सही नहीं है, सभी गलत सुमेलित है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। दोस्तों, हम देख लेते हैं संविधान की समितियाँ। अब जरूर देखिए, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको सभी समितियाँ बता देता हूँ। जरूर संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति
जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति की आपको पता ही होगा भीमराव अम्बेडकर थे। जो मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातियों से संबंधित जो समिति थी वो एक संयुक्त समिति थी, उसमें तो सरदार पटेल थे। इसके अंदर ही कुछ समितियां थी, मूल अधिकार प्रारूप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और आसाम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र से संबंधित उप समिति जो इसमें संबंधित थे। ये आप देख लीजिए किसके अध्यक्ष कौन थे, सब दे रखा है। जो प्रक्रिया नियम समिति थी उसके राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए जो समिति थी उसके जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति थी उसके राजेंद्र प्रसाद थे। इस हिसाब से हमारा इसका सही आंसर डी हो गया, क्योंकि कोई भी सही मिला। क्वेश्चन संविधान की मूल संरचना के संदर्भ में मूल संरचना के तत्व कौन कौन से ये पूछ रहे हैं, इसमें सही उत्तर बताना आपको। तो दोस्तों जो केशवानंद भारती 1973 जो वाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, बट इस शक्ति सीमित है। अर्थात संविधान के मूल जो ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकते। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग निर्णयों में मूल संरचना के तत्वों को प्रतिपादित किया। उस संदर्भ में क्वेश्चन है, तो मूल संरचना संबंध में ये ऑप्शन सही है नहीं है, ये अपने मिलान करना है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता एवं व्यक्ति की गरिमा। तो मित्रों ये ऑप्शन सही है, ये मूल ढांचे से संबंधित है। जो दूसरा ऑप्शन है संविधान में संशोधन हेतु संसद की सीमित शक्ति। जो संसद की शक्ति संविधान संशोधन में सीमित है वो भी एक मूल ढांचे से संबंधित है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है वो भी मूल ढांचे से संबंधित। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। तीनों कथन सही है। दोस्तों मूल संरचना संबंधित अन्य तत्व है वो भी आप एक बार देख लीजिए, आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जो संविधान की सर्वोच्चता, ये संविधान सर्वोच्च है, ये भी मूल ढांचे संबंधित है। जो राज्य की प्रकृति है, संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक प्रकृति है, ये भी मूल संरचना संबंधित है। जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है ये भी मूल संरचना संबंधित है। जो शक्तियों का पृथक्करण है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के संबंध में, वो भी मूल संरचना से। जो संघीय स्वरूप है वो भी मूल संरचना का तत्व है। जो न्यायिक पुनरावलोकन से, ये भी है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा, ये भी मूल संरचना का तत्व है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्वों के बीच जो सौंदर्य और संतुलन है वो भी मूल संरचना का भाग है। संविधान में संशोधन करने की संसद की जो शक्ति है वो भी है। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव, ये भी मूल संरचना का भाग है, इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। इस हिसाब से इसका सही आंसर डी हो गया। अगले क्वेश्चन महान न्यायवादी के संदर्भ में है। दोस्तों ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता महान न्यायवादी, ये एक संवैधानिक पद है अनुच्छेद 76 के तहत, और सरकार को विधिक सहायता देता है। इस हिसाब से हम सही ऑप्शन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही है। जो महान न्यायवादी पद है वो 76 के तहत किया गया था। भारत के सॉलिसिटर जनरल के अधीनस्थ होता है और उसकी सहायता करता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, जो महान न्यायवादी होता है इनकी सहायता के लिए उनके नीचे सॉलिसिटर जनरल काम करते, वो उनकी महान न्यायवादी की सहायता करते। लेकिन इसमें ऑप्शन दूसरा गलत दे रखा है, ये कह रहा है कि महान न्यायवादी उनकी सहायता करता है, बट ऐसा नहीं है, इसका विपरीत दे रखा। और अपन को सही पूछा है तो इसका सही आंसर केवल एक होगा। इस हिसाब से हमारा उत्तर ये हो गया। और इसी के साथ हमारी आज की श्रृंखला समाप्त होती है। साथ ही में आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।